हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीएड सेमेस्टर 2 के एक नए सब्जेक्ट में, जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन। ये आपके बीपीएड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम यूनिट 3 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ा दीजिए। चलिए उसको यहाँ पर हम कवर करते हैं, देखते हैं। मीनिंग ऑफ टीम टीचिंग, सिलेबस अपने हाथ में रखिए आप। मीनिंग ऑफ टीम टीचिंग के बारे में आप देखते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दल शिक्षण का अर्थ। जहाँ दो या दो से अधिक शिक्षक एक दूसरे को सहयोग करते हुए विद्यार्थियों के समूह के लिए किसी विषय विशेष का शिक्षण करते हैं, उसे समूह शिक्षण अथवा दल शिक्षण कहते हैं। उसे ही हम टीम टीचिंग कहते हैं। कहने का मतलब है जहाँ दो या दो से अधिक शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, ठीक है, वही हमारा टीम टीचिंग कहलाता है। आगे देखते हैं। इसमें शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। मतलब जो शिक्षक होगा, जो बच्चों को शिक्षा देगा, स्पेशलिस्ट होगा वो अपने ही सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिकल एजुकेशन का हो, एनीवन किसी सब्जेक्ट का हो, पर वो स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षकों में से ही एक शिक्षक पूरे दल का नेता होता है। अब कई जब टीम टीचिंग है तो वहाँ पे दो से ज़्यादा टीचर होंगे, तो उन्हीं में ही कोई एक टीचर को लीडर बना दिया जाता है कि आप ही सब पूरा जितना भी प्रोग्राम है, जितना भी हमारा जो टीम टीचिंग का सिस्टम है, उसको आप हैंडल करोगे। ठीक है, नेता होता है जो पूरी व्यवस्था को संचालित करता है तथा शेष शिक्षक उसी के निर्देशन में कार्य करते हैं। जो और भी शिक्षक होंगे वो जो लीडर होगा, जो नेता होगा, ठीक है, उसके निर्देशन पे कार्य करते हैं। इस शिक्षण की सफलता दल के नेता पर निर्भर करती है। तो दल के नेता पे ही डिपेंड करती है कि किस तरह से उसका जो टीम है वो वर्क कर रहा है। इस शिक्षण तकनीकी में शिक्षक परस्पर सहयोग के आधार पर शिक्षण करते हैं, इसलिए इसे सहकारिता शिक्षण भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीम टीचिंग, दल शिक्षण के सिद्धांत, ये भी आपके सिलेबस में दिया है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है शिक्षकों का उनकी क्षमता के अनुसार उपयोग करना। ठीक है, देखते हैं। यूजिंग टीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, टीम शिक्षण में शिक्षकों को उनकी ताकत और विशेषज्ञता के क्षेत्रों के अनुसार कर्तव्य सौंपे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक विज्ञान शिक्षक विज्ञान विषय पढ़ा सकता है, जबकि एक गणित शिक्षक गणितीय अवधारणाओं को संभाल सकता है। मतलब जो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है वो उसी काम को कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट, समय सीमा का निर्धारण। टीम शिक्षण के लिए उचित समय प्रबंध की आवश्यकता होती है। मतलब कोई टीम टीचिंग अगर हम करा रहे हैं तो उसके लिए जो उचित समय है उसको निर्धारित करना ज़रूरी है। ठीक है, टाइम लिमिट ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रबंध की आवश्यकता होती है। शिक्षकों को प्रत्येक पाठ या गतिविधि की अवधि की योजना बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए शेड्यूल पर टिके रहना चाहिए कि दिए गए समय के भीतर पाठ के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। मतलब कि जब टीम टीचिंग कराई जाती है तो एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम में हमें इतना सिलेबस कवर करना है या इतने टाइम में हमें इतने टॉपिक पढ़ाने हैं, तो वो ज़रूरी है। नहीं तो फिर ऐसे समय ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा जाएगा, जिससे नतीजा आखिर में कुछ नहीं निकलता है। बच्चे टाइम पे कोई भी चीज़ सीख नहीं पाते हैं। तो एक जो टाइम लिमिट है वो फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम में हमको 1 घंटे में इतना टॉपिक कवर करना है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। तीसरा इसमें प्रिंसिपल जो है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए। तीसरा प्रिंसिपल्स यहाँ पर है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए
छात्रों की अलग अलग क्षमताएं, सीखने की शैली और प्राथमिकताएं होती हैं। मतलब सभी जो छात्र हैं, ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, अलग होती है। सीखने की एबिलिटी भी उनकी अलग होती है। किसी बच्चे को कोई चीज़ सीखनी है, किसी को उस चीज़ को नहीं सीखना है, उसका मन उसमें नहीं है। तो सभी बच्चे का अपना अलग अलग वे है सीखने का, ठीक है। आगे देखते हैं। टीम शिक्षण में शिक्षकों को इन अंतरों को ध्यान में रखना चाहिए और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तदनुसार अपने निर्देशन तैयार करने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। चौथा इसमें पॉइंट है, पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्देश के स्तर का निर्धारण। प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए टीम शिक्षकों को अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना चाहिए, ठीक है। जो छात्र हैं उनका जो पूर्व ज्ञान है, ठीक, एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उनका जो पूर्व ज्ञान है उसका आकलन करना ज़रूरी है। उससे पता चलेगा कि बच्चों को कितना आता है, कितना नहीं आता, और हमको कितना मेहनत करने के लिए उनके ऊपर ज़रूरत है, ठीक है। और उचित स्तर पर निर्देश की योजना बनानी चाहिए। यह कक्षा में बोरियत या भ्रम से बचने में मदद करता है। मतलब क्या है, आपको पहले से पता होगा कि बच्चे को इतना आता है और हमें इतना कराना है। पता चला बच्चे को वो चीज़ पहले से आती है और आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा इंटरेस्टेड है नहीं, बच्चे को पहले से वो चीज़ आती है, बच्चा पहले वो सीख चुका है, कर चुका है, तो उसको वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो बच्चा बोरिंग होगा, वहाँ पर समझेगा क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो पहले से आकलन होना चाहिए कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसका आकलन आपको होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं, सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। टीम शिक्षण को सफल बनाने के लिए एक अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। भाई बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरह का जो वातावरण अगर आप प्रिपेयर नहीं किया जाएगा तो बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसमें पर्याप्त कक्षा स्थान, सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराना शामिल हो सकता है। भाई अगर हम क्लास ले रहे हैं, हमारे पास 20 बच्चे हैं टीम टीचिंग में, ठीक है, तो पहले क्लास कौन से हमारे पास है, स्थान हमारा फिक्स है कि हम आज क्लास यहाँ लेंगे, कल वहाँ पे लेंगे, जो भी, और आज हम जो क्लास पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास सामग्री है या नहीं है, ठीक है। अगर हम पीपीटी पे पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास पीपीटी रेडी है कि नहीं है, प्रोजेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, स्पीकर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पहले से देख लेनी है। चलिए आगे चलते हैं। छठा पॉइंट देखते हैं, शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर जिम्मेदारी देना। टीम शिक्षण में प्रत्येक शिक्षक को उनकी योग्यता के विशेषज्ञता के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए एक संगीत पृष्ठभूमि वाला शिक्षक संगीत सिखा सकता है, जबकि एक खेल पृष्ठभूमि वाला शिक्षक शारीरिक शिक्षा को संभाल सकता है। जाहिर सी बात है कि जो जिस फील्ड का टीचर है उस फील्ड में वो माहिर है, उस फील्ड में ही वो चीज़ों को अच्छे से कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। सातवां इसमें है, जानकारी के लिए उचित व्यवस्था करना। टीम शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास निर्देश के लिए आवश्यक सभी आवश्यक संसाधन, सामग्री और जानकारी तक पहुँच हो। इसमें पाठों और गतिविधियों की योजना बनाना और समन्वय करना, शिक्षण रणनीतियों को साझा करना और पाठ्यचर्या परिवर्तनों के साथ अद्यतित रहना शामिल है। आठवां इसमें है, शिक्षण कार्य का सतत पर्यवेक्षण। टीम शिक्षण को सीखने के उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। मतलब अगर हम टीम टीचिंग कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें भी हमको मूल्यांकन करना है, ताकि पता लगे कि जो टीम टीचिंग हो रही है वो सही से हो रही है नहीं हो रही है। शिक्षकों को सहयोगात्मक रूप से काम करना चाहिए और अपनी निर्देशात्मक रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे को फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक देने से क्या होता है, पता चलता है कि हमारी ये पॉजिटिविटी है, ये निगेटिविटी है, पता चलता है कि हम ये काम अच्छे से कर रहे हैं, ये काम हमें और करना है,
ठीक है, वो सब चीज़ें उसके अंदर फीडबैक के माध्यम से पता चलती है कि हाँ ये काम हमने अच्छे किया है और इस चीज़ों में बदलाव हमको करने चाहिए, ये फीडबैक से मालूम पड़ता है। फिर लास्ट पॉइंट है छात्रों को सक्रिय रखना। टीम शिक्षण में छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। छात्रों को रुचि, प्रेरित और शामिल करने के लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से छात्रों को हम सक्रिय रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं। 10वां पॉइंट है समूह के आकार का निर्धारण। टीम शिक्षण में समूह का आकार पाठ की जटिलता और उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। एक छोटा समूह आदर्श है क्योंकि यह अधिक व्यक्तिगत ध्यान और व्यक्तिगत निर्देशन की अनुमति देता है। आगे देखते हैं, अब आपके सिलेबस में है एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, उसको देखते हैं। तो पहला एडवांटेज में छात्रों को अत्यधिक लाभ होता है क्योंकि उन्हें विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। जाहिर सी बात है भाई, जब 20 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं तो उन पे जो टीचर काम करेगा, ठीक है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा शिक्षक हो, चाहे वो अन्य शिक्षक हो, विषय शिक्षक हो, ठीक है, तो वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा, माहिर होगा उस चीज़ में। तो जितना भी ज्ञान उस शिक्षक के पास है वो सब उन बच्चों को देगा। इसीलिए बच्चों का वहाँ पे फ़ायदा होता है एक अच्छे टीचर से पढ़ने का, सीखने का और बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने का मौका बच्चों को मिलता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है टीम शिक्षण में शिक्षकों की एक टीम जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं छात्रों के साथ बातचीत करते हैं ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बच्चों को प्रदान कर सकें। तीसरा पॉइंट है ऐसा शिक्षण पारंपरिक शिक्षण की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। जाहिर सी बात है, मतलब अदर क्लासेस की अपेक्षा अगर हम टीम टीचिंग को देख रहे हैं तो उसमें बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा बच्चों को समझ में आता है। चौथा पॉइंट, छात्रों को विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ बातचीत करने और अपनी समस्या साझा करने का अवसर मिलता है। जाहिर सी बात है, एक तो वो स्पेशलिस्ट टीचर से बातचीत करते हैं, ऊपर से अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको शेयर करते हैं कि सर हमारी ये समस्या है, हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, सर हमें ये स्किल समझ में नहीं आ रही है, सर ये स्किल कैसे परफॉर्म करेंगे। तो वहाँ पर बच्चे कई सारी समस्याओं को एक स्पेशलिस्ट टीचर के सामने रखते हैं और टीचर उनका निष्कर्ष निकालता है। पांचवा है टीम शिक्षण में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले से क्लियर है कि आपको पीपीटी पे क्लास लेनी है तो आपके पास प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, ठीक है, और जो भी आपके पास उपकरण आपको चाहिए, ठीक है, क्लास से संबंधित वो आपके पास हैं कि नहीं है, तो उन सभी सोर्सों का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। छठा पॉइंट है टीम शिक्षण का मूल्यांकन बहुत प्रभावी होता है क्योंकि टीम छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन करके एक दूसरे को फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है यह शिक्षकों के एक समूह के साथ मिलकर काम करने पर विभिन्न प्रकार के विचार प्रदान करता है। आठवां पॉइंट है टीम शिक्षण शिक्षकों के बीच एक समुदाय का निर्माण भी करता है। जाहिर सी बात है भाई, जहाँ पे टीम टीचिंग हो, कई 1 से 2 से 3 से ज़्यादा टीचर जहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक समुदाय का वहाँ पे निर्माण भी हो जाता है। 9वां पॉइंट है इससे मानवीय संबंध भी विकसित होते हैं जो सामाजिक समायोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैंने कई सारे बीपीएड और एमपीएड से संबंधित वीडियोस बना रखे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, उस पर आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, उस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। और एथलेटिक्स पे कई सारे मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, स्टार्ट, रिले रेस, फिनिश, ठीक है, और ट्रैक मार्किंग। प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वीडियोस में देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हैं। और बीपीएड एमपीएड जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।